दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर बोर्ड ने जारी किया है। तो दोस्तों इस पेपर का आज के वीडियो हम फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको 4 सेट बताऊंगा, वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए मैं नोट में दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद निर्देश में दिया है, पहला निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा है आंकिक प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो इसी निर्देश के अनुरूप हमें पेपर को हल करना है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे हमें बहुविकल्प प्रश्न में क्या करना है, सही उत्तर चुनिए, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो सही उत्तर है उसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रबंध है। प्रबंध क्या है? पहला ऑप्शन है कला, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है कला और विज्ञान दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंध है वो कला और विज्ञान दोनों है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन है वैश्वीकरण, तीसरा ऑप्शन है निजीकरण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है। पहला ऑप्शन है खर्चीली, दूसरा ऑप्शन है समय लेने वाली, तीसरा ऑप्शन है लोचपूर्ण, चौथा ऑप्शन है संकीर्ण। तो जो एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का चरण है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है मध्यम, तीसरा ऑप्शन है अंतिम, चौथा ऑप्शन है वैकल्पिक। तो देखिए नियोजन प्रबंध का जो चरण होता है वो क्या होता है, प्रथम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, संगठन संरचना के कितने प्रारूप होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 है, कर्मचारियों का चयन होता है। पहला ऑप्शन है निम्न श्रेणी के अधिकारों का, दूसरा ऑप्शन है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, दूसरा ऑप्शन है मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, तीसरा ऑप्शन है उच्च श्रेणी के अधिकारियों का, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विकास का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है योग्यता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ निष्पादन, तीसरा ऑप्शन है पदों उन्नति का अवसर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका राइट जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है अंतिम, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है द्वितीय। तो देखिए नियंत्रण प्रबंध का जो कार्य होता है वो क्या होता है, अंतिम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विपणन व्यय भार है। पहला ऑप्शन है उद्योग पर, दूसरा ऑप्शन है व्यवसायियों पर, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ताओं पर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 है, उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक हैं। पहला ऑप्शन है विपणन, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारे 10 प्रश्न दिए जाएंगे। हर प्रश्न हमारा 2-2 नंबर का होगा, जहां से मिलेगा 20 नंबर। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके उत्तरों को समझेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध की परिभाषा लिखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पैसे का आशय लिखिए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नीति का क्या अर्थ है। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। संगठन की परिभाषा लिखिए। क्रियात्मक संगठन का आशय स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक वित्त क्या है लिखिए। विपणन प्रबंध की परिभाषा लिखिए। वस्तु मिश्रण किसे कहते हैं लिखिए। एक उपभोक्ता कौन होता है। तो ये हमें 10 क्वेश्चन दिए जो हमारे अति लघुत्तरीय हैं। यहाँ से हमें हर क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा 20 नंबर। तो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या था, प्रबंध की परिभाषा लिखिए। तो देखिए प्रबंध क्या होता है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना, संगठन करना और निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेशे का आशय लिखिए। तो देखिए पेशा वह कार्य है जिसे विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर आय अर्जित करने के लिए किया जाता है। पेशा यानी कि कोई अगर काम कर रहे हैं आप, कोई से बिजनेस कर रहे हैं तो पेशा होता है। उसके बाद क्या है, आर्थिक नीति का क्या अर्थ है। देखिए उत्तर, आर्थिक नीति से आशय सरकार द्वारा देश की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करने हेतु बनाई गई नीतियों से है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। तो देखिए वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देशों के बीच व्यापार, पूंजी और तकनीक का आदान प्रदान बढ़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संगठन की परिभाषा लिखिए। संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यों का विभाजन कर उन्हें उचित व्यक्तियों को सौंपा जाता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। क्रियात्मक संगठन का आशय जो है, क्रियात्मक संगठन वह संरचना है जिसमें कार्यों के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं और प्रत्येक विभाग का नेतृत्व विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। आगे है, व्यावसायिक वित्त क्या है। तो देखिए व्यावसायिक वित्त क्या है। व्यावसायिक वित्त से आशय व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था करना और उसका उचित उपयोग करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विपणन प्रबंध की परिभाषा लिखिए। तो देखिए विपणन प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पहचान कर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण और प्रचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, वस्तु मिश्रण क्या है। देखिए वस्तु मिश्रण से आशय किसी संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं की कुल संख्या और विविधता से है। और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि एक उपभोक्ता कौन होता है। तो उत्तर देखिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु या सेवा का अंतिम उपयोग कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए करता है, वो होता है उपभोक्ता। जैसे आप बाजार सामान ला रहे हैं, उसे खा रहे हैं, तो आप उपभोक्ता हो गए। अब आगे देखिए हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर को समझते हैं सरल शब्दों में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा है 6 प्रश्न पूछा जाता है, हर प्रश्न 5 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपका 30 नंबर कन्फर्म होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नियोजन की सीमाएं लिखिए। प्रशिक्षण से संगठन को होने वाले लाभ लिखिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। तो हमें 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं सरल शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, विज्ञान अंगूठे के नियम के स्थान पर। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर किया जाए। दूसरा, सद्भाव कलह नहीं, प्रबंध और श्रमिकों के बीच सहयोग हो। तीसरा है, मानसिक क्रांति, दोनों पक्षों की सोच सकारात्मक परिवर्तन हो। चौथा, सहयोग व्यक्तिवाद नहीं, टीम भावना से कार्य किया जाए। पांचवा है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, तो कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण और विकास किया जाए।
22 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, आर्थिक वातावरण में आय स्तर, महंगाई, ब्याज दर, सरकारी नीतियां शामिल हैं। इनका व्यवसाय पर निम्न प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट 1 है, मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, निवेश के निर्णय प्रभावी होते हैं, उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है, लाभ और मूल्य निर्धारण प्रभावित होता है, आर्थिक स्थिरता से व्यवसाय का विकास होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन की सीमाएं लिखिए। तो देखिए नियोजन की मुख्य सीमाएं, नंबर 1 है, भविष्य अनिश्चित होता है। दूसरा है, नियोजन महंगा और समय लेने वाला होता है। यह कठोरता उत्पन्न कर सकता है, रचनात्मकता में कमी ला सकता है, बाहरी कारकों पर नियंत्रण नहीं होता। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षण से संगठन को होने वाले लाभ लिखिए। तो पहला है देखिए, कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, दुर्घटना में कमी आती है और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, संगठन की कार्यक्षमता और लाभ में वृद्धि होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। तो पहला हेडिंग है आधार। तो देखिए औपचारिक संगठन नियमों पर आधारित होता है और अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। दूसरा है निर्माण। औपचारिक संगठन प्रबंधन द्वारा बनाया जाता है और अनौपचारिक स्वयं बनता है। फिर तीसरा उद्देश्य। औपचारिक का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति है और अनौपचारिक का सामायिक संतुष्टि है। चौथा है संरचना। औपचारिक में स्पष्ट अधिकार उत्तरदायित्व होते हैं और अनौपचारिक में नहीं। पांचवा है नियंत्रण। देखिए औपचारिक में नियंत्रण स्पष्ट होता है और अनौपचारिक में नियंत्रण अप्रत्यक्ष होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के पूरक हैं। नियोजन में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और नियंत्रण में उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। देखिए नियोजन के बिना नियंत्रण अधूरा है तथा नियंत्रण के बिना नियोजन क्या है, संभव ही नहीं है। दोनों मिलकर संगठन को सही दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आ रहा हो तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तरों को भी सरल तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ लिखिए, प्रबंध के निर्देशन कार्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए अथवा अब प्रेरण की परिभाषा लिखिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। और 28 नंबर क्वेश्चन है, एक वित्तीय योजना बनाते समय कौन से तत्व ध्यान में रखना चाहिए अथवा अस्थायी पूंजी की परिभाषा लिखिए, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन की परिभाषा में इसके लाभ लिखिए अथवा पैकेजिंग किसे कहते हैं, पैकेजिंग के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध निवारण कार्यविधि की व्याख्या करें अथवा उपभोक्ता के अधिकारों और उत्तरदायित्व के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। अब आइए देखिए हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, हम इसके उत्तर को समझते हैं सबसे सरल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ लिखिए, प्रबंध के निर्देशन कार्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग हमारा है निर्देशन का अर्थ, पहला हेडिंग। तो देखिए निर्देशन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को आदेश देना, मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना तथा पर्यवेक्षण करना शामिल है ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब है निर्देशन के कार्य की प्रकृति। पहला है निरंतर प्रक्रिया, निर्देशन कार्य लगातार चलता रहता है। दूसरा है मानव तत्व से संबंधित, यह कर्मचारियों के व्यवहार और कार्य से जुड़ा होता है। तीसरा है संचार पर आधारित, प्रभावी निर्देशन के लिए स्पष्ट संचार आवश्यक है। चौथा है प्रेरणा पर आधारित, कर्मचारियों को प्रेरित करना इसका मुख्य भाग है। फिर पांचवा पर्यवेक्षण शामिल है।
देखिए कार्य की निगरानी और सुधार करना निर्देशन का अंग है। और छठवां है नेतृत्व की आवश्यकता। सफल निर्देशन के लिए प्रभावी नेतृत्व ही क्या है, आवश्यक है। आठवां करके देखिए मैं क्वेश्चन दिया है, अभिप्रेरणा की परिभाषा। देखिए कैसे आपको लिखना है। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को उत्साह और इच्छा शक्ति प्रदान कर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्या लक्ष्य की प्राप्ति होती है, प्रेरित करता है। अब देखिए अभिप्रेरणा का महत्व। पहला है कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, कर्मचारियों में संतोष उत्पन्न करता है, अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन को कम करता है, बेहतर कार्य वातावरण बनाता है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक वित्तीय योजना बनाते समय कौन से तत्व ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला हेडिंग है पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण, यानी कितनी धनराशि की जरूरत है। दूसरा है पूंजी संरचना, स्वामित्व और ऋण पूंजी का उचित अनुपात। तीसरा लागत विचार, पूंजी जुटाने की लागत। चौथा है जोखिम का मूल्यांकन, वित्तीय जोखिम का ध्यान रखना। पांचवा लचीलापन, योजना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की सुविधा। और छठवां है नियंत्रण, धन के उपयोग पर उचित नियंत्रण। सातवां है नकदी प्रवाह का आकलन, आय और व्यय का संतुलन। और आठवां है लाभप्रदता, निवेश से अपेक्षित लाभ। नौवां है सरकारी नीतियों का ध्यान। और 10वां है दीर्घकालिक स्थिरता। अब देखिए हमें आठवां का क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी पूंजी की परिभाषा लिखिए। तो देखिए अस्थायी पूंजी की परिभाषा क्या होती है। अस्थायी पूंजी वह पूंजी है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक अस्थायी संपत्तियां जैसे कि भवन, यानी कोई अपने मकान खरीद लिया, मशीन आदि में निवेश की जाती है, तो ये सभी अस्थायी पूंजी हो गई। अब देखिए अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। तो पहला है व्यवसाय का आकार, दूसरा है उत्पादन का की प्रकृति, तकनीकी स्तर, विस्तार योजना, और फिर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, सरकारी नीतियां। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन की परिभाषा में इसके लाभ लिखिए। विज्ञापन यानी कि प्रचार जिसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब देखिए विज्ञापन के लाभ, बिक्री में वृद्धि, नए ग्राहकों को आकर्षित करना, ब्रांड की पहचान बनाना, प्रतिस्पर्धा में सहायता, उपभोक्ताओं को जानकारी देना, बाजार का विस्तार। और सातवां है व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाना। अब देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया, पैकेजिंग किसे कहते हैं। तो देखिए पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद को सुरक्षित रखने और आकर्षित बनाने के लिए उचित आवरण में रखा, उचित ढंग से उसे पैकिंग किया जाता है। अब देखिए पैकेजिंग के कार्य, उत्पाद की सुरक्षा, पहचान और ब्रांड, भंडारण की सुविधा और परिवहन में ले जाने में सुविधा, परिवहन में सुविधा, प्रचार का साधन। उस पर आप देखिए कोई आप चीज़ खरीदते हैं खाने के लिए, नमकीन बिस्किट, उस पर आपको देखिए कंपनी का नाम लिखा रहता है, इससे उसका प्रचार हो रहा है, जानकारी प्रदान हो रहा है आपका, उपभोक्ताओं उससे आकर्षित भी होते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपलब्ध निवारण कार्यविधि की व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने तथा न्याय प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। अब देखिए निवारण कार्यविधि, पहला है जिला आयोग, 50 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई। दूसरा है राज्य आयोग, 50 लाख से 2 करोड़ तक। तीसरा है राष्ट्रीय आयोग, यानी 2 करोड़ से अधिक मामले। चौथा है शिकायत ऑनलाइन या लिखित रूप से दर्ज की जा सकती है। पांचवा है दोषपूर्ण वस्तु बदलने, धन वापसी, मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है। छठा है अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है। और सातवां है भ्रामक विज्ञापन पर दंड का प्रावधान है। अठवां क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता के अधिकार बताइए। तो देखिए उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और फिर क्षतिपूर्ण का अधिकार, ये होते हैं उपभोक्ता के अधिकार। अब देखिए उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उपभोक्ता की जानकारी ध्यान से पढ़ना, बिल रसीद संभाल कर रखना, वस्तु का सही उपयोग करना, शिकायत सही मंच पर करना और जागरूकता उपभोक्ता बनना। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन का पेपर हो जाएगा सॉल्व।
2026 का। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी आपको 3 सेट और बताऊंगा, अगर आप तीनों सेट और देख लेंगे तो आपका पूरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 70 में 70 नंबर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।